अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मोहन। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में। सो बेसिकली एज़ वी नो कि हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही थी, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आ चुके हैं। एंड नाउ वी आर ऑन द वर्ज, जिसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन को सेंट्रल डॉग्मा के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन एज़ वी नो कि जो ट्रांसलेशन का मेन कंपोनेंट है विच इज़ योर राइबोसोम, अगर हम लोग उसको पहले से एक सेपरेट वीडियो में डील करते हैं तो हमें ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो अब आइए बगैर किसी देर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो अगर राइबोसोम्स के बारे में बात करें, राइबोसोम्स, तो एज वी ऑल नो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल डॉग्मा, यानी कि एग्जैक्टली डीएनए एक्सप्रेशन, यानी कि डीएनए सबसे पहले एमआरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए वाया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और फिर ये एमआरएनए आता है आपके पास कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, विच इज रिमेंबर मॉडिफाइड मतलब जो लास्ट वीडियो में हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन डिस्कस की थी, वो मॉडिफाइड एमआरएनए आपके पास साइटोप्लाज्म में आता है, जहाँ पर आपके पास होते हैं राइबोसोम्स। अब ये क्या होते हैं वो आज हम लोग देखेंगे, राइबोसोम्स। अच्छा, मोस्टली याद रखिएगा कि लाजमी नहीं है कि जो आपके पास राइबोसोम्स हो आपके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट हो। मोस्टली एज वी नो कि डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मोस्टली इन यूकेरियोट्स, लेकिन समटाइम्स वी हैव आल्सो फाउंड आउट दैट कि न्यूक्लियस के अंदर आपके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि द राइबोसोम्स दे आर आल्सो फाउंड इन वेयर, न्यूक्लियस। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपको ट्रांसलेशन करनी है, मतलब कि एमआरएनए को रीड करके प्रोटीन बनाना है, ठीक है, तो आपको साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा। आप न्यूक्लियस में भी कर सकते हैं, मतलब कि देयर आर सम स्पेशल काइंड ऑफ एमआरएनए, फॉर एग्जांपल द एमआरएनए व्हिच कोड्स फॉर राइबोसोम्स, यानी कि आरआरएनए, द mRNA which codes for those protein जिसका जो फंक्शन है वो इनसाइड न्यूक्लियस होता है, या फिर सम रेगुलेटरी प्रोटीन्स आल्सो दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन इन शॉर्ट जब आपके पास mRNA बन जाता है, उसके बाद एज वी नो कि इस प्रोसेस को आप लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद आती है ट्रांसलेशन, जिसके अंदर इस mRNA को रीड कर कर हम लोग क्या बनाते हैं, विल फॉर्म प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन बनाने का अमल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जैक्टली कॉल इट ट्रांसलेशन। और इस ट्रांसलेशन को जो आपके पास स्ट्रक्चर कैटलाइज करता है, या इन शॉर्ट यू कैन से दैट कि जो चीज़ आपके पास ट्रांसलेशन करती है उसको आप लोग राइबोसोम्स कहते हैं। तो बेसिकली राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम ये है कि इट विल डू रीड आउट, यानी कि ट्रांसलेट द एमआरएनए, ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंसेस ऑन एमआरएनए, एज वी नो कि हमारे पास होते हैं कोडॉन्स, जिसको हम लोग ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे, उसको रीड करता है, ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर 3 न्यूक्लियोटाइड बेस्ड कोडॉन, वो एक एक अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो जोड़ता जाता है। इट विल डू व्हाट, इट विल रीड एमआरएनए, ठीक है, और वो आपके पास अमाइनो एसिड्स को इस तरह से जोड़ता जाएगा, और आपके पास क्या बनाएगा, एग्जैक्टली टू फॉर्म प्रोटीन। और ये कौन करता है, ये आपके पास राइबोसोम करते हैं, राइबोसोम्स। सो आई होप सो कि आपको राइबोसोम्स का आइडिया हुआ होगा कि राइबोसोम का फंक्शन बेसिकली सेंट्रल डॉग्मा या इंश्योर डीएनए एक्सप्रेशन के अंदर क्या है। अच्छा, अब राइबोसोम्स के हमारे पास कुछ नाम्स हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग राइबोसोम्स को पैलेट ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, बिकॉज 1950s के अंदर जो आपके पास राइबोसोम है, इट वाज डिस्कवर्ड, मतलब कि 1950s के अंदर इसको डिस्कवर्ड किया गया था, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट व्हिच वाज नोन एज जॉर्ज एमिल पेरेट, यानी जॉर्ज एमिल पेरेट। और ये जो आपके राइबोसोम्स होते हैं, अगर हम इसके कुछ स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करें तो याद रखिएगा, दीज राइबोसोम्स आर बेसिकली ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स, मतलब कि ग्रेन्यूल्स की तरह होते हैं, ठीक है, एंड देन दे आर सम मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब कि ये मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, मतलब कि स्मॉल स्मॉल आपके पास बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, राइट, एंड दे आर एक्चुअली मशीन्स फॉर प्रोटीन्स। दैट्स वाई हम लोग राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज। सो जो आपके पास जॉर्ज एमिल पेलेट हैं, उन्होंने वाई यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी, या इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से उन्होंने इन राइबोसोम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था, और इनकी जो अपेरेंस थी वो ग्रेन्यूल्स की तरह थी, मतलब कि इस तरह से राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स थे, लाइक मिट्टी के दाने होते हैं ना छोटे छोटे, इस तरह से इनकी अपेरेंस थी अंडर
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो दैट्स वाई हम लोग उसको पैलेट ग्रेन्यूल्स के नाम से भी जानते हैं. पैलेट वाज द साइंटिस्ट एंड द ग्रेन्यूल्स आर द अपीयरेंस ऑफ राइबोसोम्स. अच्छा, राइबोसोम्स को आप लोग राइबोजाइम्स भी कहते हैं, याद रखिएगा. नाउ राइबोजाइम मीन्स राइबोजाइम्स. जाइम मीन्स एंजाइमेटिक. मतलब कि जो आपके पास राइबोसोम्स होते हैं उनका बिहेवियर मोर और लेस एंजाइम की तरह होता है, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस एज वी नो कि जो आपके पास राइबोसोम्स होते हैं दे रीड आउट एमआरएनए एंड दे फॉर्म प्रोटीन. और जो आपके पास प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं जो कि आपस में वाया पेप्टाइड बॉन्ड जुड़े होते हैं. तो बेसिकली अगर इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी की बात करें सो बेसिकली दीज आर अमाइनो एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स, यानी कि देयर एक्टिविटी इज बेसिकली पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी. यानी कि पेप्टाइड्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं इन बिटवीन टू रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड. ये जो आपके पास ये एक्टिविटी है इन राइबोसोम्स की, इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन के अंदर इलोंगेशन के दौरान आपके पास ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी परफॉर्म होती है वाया दिस राइबोजाइम्स. ठीक है, उसको हम लोग इलोंगेशन की वीडियो में डिटेल में देखेंगे, नो वरी अबाउट दैट. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस सम स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइबोजाइम्स, बेसिकली कि वो किस चीज़ का होता है बना. ठीक है, देन हमारे को ये भी पता है कि जो आपके राइबोसोम्स होते हैं इट इज़ फॉर्म फ्रॉम टू सब यूनिट्स, यानी कि एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल होता है. उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में देखने के लिए आई होप सो कि जो आपके पास राइबोसोम्स का जो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन है, यानी जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि राइबोसोम्स होते क्या हैं, क्या करते हैं, वो आपको उसके बारे में आइडिया हो गया होगा. सो याद रखिएगा कि एज फार एज कंपोजिशन इज कंसर्न, composition. So ribosomes are basically formed from two biomolecule. One will be of course a nucleic acid, and the other one will be protein. और याद रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड में भी कौन सा, आरएनए, और आरएनए में भी आपके पास आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए. और जो आपके पास प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर भी खास तरह के आपके पास प्रोटीन होता है जिसको आप लोग राइबोसोमल प्रोटीन कहते हैं. राइबोसोमल प्रोटीन. और ये तो दो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, यानी कि आरआरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन, ये एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आपस में रहते हैं जिसको आप लोग राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं. यू कॉल इट व्हाट, यू कॉल इट राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. मतलब कि जब आरआरएनए और प्रोटीन आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सो दे विल रिजल्ट इन द राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. नाउ अब बात याद रखिएगा कि जो आपके पास राइबोसोम्स होते हैं, अगर हम लोग इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चरल वे में जाएं कि बेसिकली उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो देखें एज फार एज स्ट्रक्चर आर कंसर्न राइबोसोम्स आर बेसिकली मेड फ्रॉम टू सब यूनिट्स. यानी कि अगर बात शुरू करें स्ट्रक्चर के ऊपर, सो याद रखिएगा कि राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू सब यूनिट्स. One is actually a small subunit, ठीक है, and the other one basically is large subunit. Now याद रखिएगा कि जहाँ तक बात आती है राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स की, now we have different compartments because now we have prokaryotic ribosomes and now we have eukaryotic ribosomes. तो पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, बिकॉज वो इस दुनिया में पहले आए थे तो उनको डिस्कस भी पहले करना चाहिए. प्रोकैरियोट्स. तो जो आपके पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उनका जो स्मॉल सब यूनिट होता है, कौन सा, स्मॉल, उसको आप लोग कहते हैं बेसिकली 30S सब यूनिट, 30S. ठीक है, और जो आपके पास लार्ज होता है, लेट मी टेल यू आल्सो कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस S और व्हाट डू यू मीन बाय दिस 30. लार्ज सब यूनिट इट इज बेसिकली 50S, और इनको आप लोग टुगेदर 70S कह सकते हैं. अच्छा, अब जो आपके पास यूकैरियोटिक होते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस 70, 50, 30 एंड S खास तौर पे. नाउ दिस यूकैरियोटिक, ठीक है, उनके अंदर जो आपके पास स्मॉल सब यूनिट होते हैं, स्मॉल, इट इज फॉर्म फ्रॉम 40S एंड द लार्ज वन इज 60S. और इनको टुगेदर आप लोग क्या कहेंगे, यू विल कॉल इट 80S. यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट यू विल कॉल द यूकैरियोटिक राइबोसोम, तो यू विल कॉल
80s, not the 70s. अच्छा, now let me explain you कि what do you mean by this 80, 70, 50, 60, 30, 40 and S. याद रखिएगा कि ये जितने भी यूनिट्स हैं स्मॉल सब यूनिट के और लार्ज सब यूनिट के, इसको आप लोग कहते हैं सेवरबर्ग यूनिट. यू कॉल इट व्हाट? यू कॉल इट सेवरबर्ग. सेवरबर्ग यूनिट. और ये एस वहीं से है. अच्छा, अब ये है क्या? सेवरबर्ग यूनिट असल में आपके पास एक सेंडिमेंटेशन का यूनिट है. किसका? सेंडिमेंटेशनल यूनिट ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन. अच्छा, अब सेंटीमेंट क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है? एज वी नो कि आपने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा सेंट्रीफ्यूगेशन. एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन. उसके अंदर आप लोग क्या करते हैं? आप लोग टेस्ट ट्यूब्स के अंदर फॉर एग्जांपल, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये होता है कि आपने डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, अगर वो एक दूसरे में मिक्स हैं तो डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी आप लोग उनको एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं. बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं आसान जुबान में आपको समझाऊं कि सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है, बेसिकली हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करते हैं जो कि किसी भी एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा हो, उसको बाहर की तरफ खींचे. फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप लोग एक कपड़ा लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप लोग जो है वो उसको पानी में डिप करते हैं, बिल्कुल उसको सोक करते हैं और उसको वैसे ही निकालते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं, राइट. और उससे क्या होगा कि जो आपके पास पानी के ड्रॉप्स होंगे वो आपके पास जो है वो उस कपड़े से दूर भाग जाएंगे. ये इन शॉर्ट जो आपके पास वॉशिंग मशीन में ड्रायर्स होते हैं उसका फंक्शन तो यही होता है. सो इसी तरह से हम लोग ऑर्गेनल्स की और आपके पास सैंपल्स की, सेलुलर सैंपल्स की, डीएनए सैंपल्स की आप लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिससे जो आपके पास डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इनसाइड दिस कंपोजिट वो आपस में से सेपरेट आउट हो जाते हैं. अब इसी के बिहाफ के ऊपर एज वी नो कि अगर राइबोसोम्स के दो सब यूनिट हैं, एक को आप लोग स्मॉल कहते हैं जो कि छोटा होगा और एक को आप लोग लार्ज कहते हैं जो कि बड़ा होगा, तो उसी छोटे बड़े की बिहाफ के ऊपर उनकी डेंसिटी भी कम ज़्यादा होगी और उसी डेंसिटी के बिहाफ के ऊपर आप लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड के जरिए से आप लोग उसको सेपरेट आउट करते हैं. और सेंटीमेंट क्या है? जब आप लोग इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो लेट्स से कि आपके पास ये वो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आप लोग ने वो सेंट्रीफ्यूगेशन किए, तो असल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले एक बफर डालते हैं और उसके अंदर वो सैंपल डालते हैं और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं. तो होता कुछ यूँ है कि जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे तो उसके बाद एंड में यहाँ नीचे सतह के ऊपर द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब वहाँ पर इस तरह से कचरा सा, यू कैन से कचरा सा जम जाता है इस तरह से. तो ये जो आपके पास बिल्कुल तह में ये जो एक लेयर है, इन शॉर्ट जो आपके पास पार्टिकल्स हैं बिल्कुल सेंटर में, उसको आप लोग क्या कहते हैं? कॉल इट एग्जैक्टली योर सेंटीमेंट. तो ये आपके पास जो सेवरबर्ग यूनिट है ये इसी किस्म के खास सेंटीमेंटल यूनिट है जो कि ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट होने वाले दो स्ट्रक्चर्स को आपस में से ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी डिफरेंशिएट करके आपको बताती है. नाउ अब ये जो आपके पास सेवरबर्ग यूनिट है ये इसी खास किस्म का एक सेंटीमेंटल यूनिट है जो कि ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग यूज़ करते हैं. सो इसी वजह से जो आपके पास राइबोसोम के दो सब यूनिट हैं उनको हम लोगों ने आपस में से सेपरेट किया है. डिपेंडिंग ऑन कि उनकी डेंसिटी कितनी है उनको हम लोगों ने एक सेवरबर्ग यूनिट अलॉट किया है. दैट्स वाई हम लोग ये देखते हैं कि जब आप लोग 30 और 50 को मिलाते हैं तो बजाय 80 के आपके पास 70 रिजल्ट आता है, बिकॉज इनकी जो कंबाइन में सेंटीमेंटल यूनिट है वो आपके पास 70 आ रहा है. इसी तरह से 40 और 60 को जब आप मिलाते हैं सो ये आपके पास 80 बन रहा है. सो दैट्स वाई ये जो आपके पास एस है ये आपके पास सेवरबर्ग यूनिट है. जो आपके पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं इट इज फॉर्म फ्रॉम टू सब यूनिट स्मॉल एंड लार्ज. स्मॉल इज 30s, लार्ज इज 50s. Similarly, eukaryotic will be formed from small and large. Small is 40s, large is 60s. I hope so कि आपको इस सेवरबर्ग यूनिट की बेसिक जो आपको अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझ आई होगी. सो नाउ अब आइए फर्दर बात करते हैं. आई होप सो कि आपको ये सेवरबर्ग समझ आया होगा. नाउ हम लोग इसमें से हर एक जो सब यूनिट है इसकी कंपोजिशन के ऊपर देखते हैं कि बेसिकली किन किन चीज़ों से मिलकर बना है. याद रखिएगा कि जितने भी आपके पास जो हर सब यूनिट है राइबोसोम का उसको एक एवरेज निकाला गया और ये फाइंड आउट किया गया कि वो जो आपके पास राइबोसोम का एवरेज सब यूनिट है इट इज़ 65% मेड अप फ्रॉम राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, एंड द 35% कंपार्टमेंट इज बेसिकली योर प्रोटीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए बात करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में. सो जो आपके पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की अगर बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो उसका जो आपके पास स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट जिसको आप लोग 30s कहते हैं. नाउ लेट मी इरेज दैट बिकॉज नाउ वी डोंट नीड दिस. 30s कहते हैं. बेसिकली अगर हम लोग उसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन पर बात करें सो इट कंटेन अ 16s rRNA which constitute up to 1540 nucleotides. और
ये आपके पास इसका जो प्रोटीन कंपार्टमेंट है, इट कंस्टिट्यूट्स अप टू ऑलमोस्ट 21 प्रोटीन्स, प्लस 21 प्रोटीन। आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट यानी कि 50s, अगर उसकी कंपोजिशन की बात करें, सो बेसिकली इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 rRNA, वन इज द 5s RNA, ठीक है, विच कंस्टिट्यूट अप टू 120 न्यूक्लियोटाइड, 120 न्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड, रिमेंबर, ठीक है। और जो इसका दूसरा आपके पास राइबोसोमल आरएनए है, इट इज कंस्टिट्यूट ऑफ 23s, यानी कि इसका जो यूनिट है सेवल वर्ग यूनिट, इट इज 23s, एंड इट कंस्टिट्यूट अप टू 2.9 किलो बेस पे, यानी कि 2.9 थाउजेंड बेस पेयर्स, यानी कि 2900 न्यूक्लियोटाइड, राइट। और अगर इसकी प्रोटीन कंपार्टमेंट की बात करें, सो इट कंस्टिट्यूट्स अप टू ऑलमोस्ट 31 प्रोटीन्स। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक स्मॉल राइबोसोम, मतलब कि यूकैरियोटिक स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के बारे में, 40s सब यूनिट, सो बेसिकली इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 18s rRNA, ठीक है, यानी कि इट कंस्टिट्यूट्स अप टू ऑलमोस्ट 1900 न्यूक्लियोटाइड, एंड जो इसमें प्रोटीन कंपार्टमेंट है, इट इज ऑलमोस्ट 33 प्रोटीन्स। और इसी तरह से जो आपके पास इसका 60s है, यानी कि लार्ज सब यूनिट, इट कंस्टिट्यूट्स 5s, ठीक है, यानी कि 5s राइबोसोमल आरएनए विच इज कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट 120 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पूरा लिख लिया मैंने, एंड द अदर वन विल बी 5.8s, सो अगर इसके काउंट के ऊपर बात करें, सो 160 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और जो आपके पास सबसे बड़ा है इसके अंदर, इट इज 28s आपके पास rRNA, लेट मी rRNA, और इसका अगर प्रोटीन कंपार्टमेंट बात करें, तो इट्स वेरी लॉन्ग, इट इज 46 प्रोटीन। So this is how basically the whole structure of your different subunits of different ribosomes of eukaryotes and also prokaryotes. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जहां तक बात आती है कैटालाइटिक एक्टिविटी की, किसकी? कैटालाइटिक एक्टिविटी, इट इज मोस्टली परफॉर्म्ड वाया rRNA, मतलब कि जो जो आपके पास राइबोसोम है, उनके पास एक कैटालाइटिक एक्टिविटी है कि दे परफॉर्म पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, इट इज मेनली परफॉर्म बाय योर rRNA। और जो आपके पास प्रोटीन है, उसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइजिंग, मतलब कि वो rRNA को स्टेबलाइज करता है। सो डू रिमेंबर दैट, राइट। एंड वन थिंग मोर, एज वी नो कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी कि प्लास्टिड्स के अंदर भी आपके पास जो है वो डीएनए होता है, तो वहां पर भी आपके पास राइबोसोम होते हैं। तो अगर कोई आपके पास राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके पास मिलेगा, तो उसको आप लोग माइटोराइबोसोम कहेंगे। और जो आपके पास अगर कोई ऐसा राइबोसोम होगा जो कि आपके पास प्लास्टिड्स के अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि आपके पास सनलाइट को यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं इन प्लांट्स, उनको हम लोग प्लास्टोराइबोसोम्स कहेंगे, शुड बी रिमेंबर्ड, अगर उसके अंदर किसी किस्म के राइबोसोम आपको मिलते हैं। और याद रखिएगा कि जो आपके पास प्लास्टोराइबोसोम्स हैं, ठीक है, वो आपके पास वेरी मच सिमिलर विद द प्रोकैरियोटिक वन। सो वी कैन से दैट कि जो आपके पास यूकैरियोटिक सेल होता है, उसके अंदर दो किस्म के राइबोसोम्स हो सकते हैं, वन विल बी 30s एंड 50s, जिसको आप लोग इन शॉर्ट 70s कहते हैं। इट विल फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया और इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड द अदर वन विच विल फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, वो आपके पास 60s और 40s का होगा, यानी कि ओवरऑल 80s वाला आपके पास, यानी कि 80 सेवलबर्ग यूनिट वाला राइबोसोम आपके पास आपको साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा। सो भाई बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर एग्जांपल कुछ राइबोसोम आपके साथ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड करते हैं और कुछ नहीं करते, उनको डिस्कस करते हैं। एंड व्हाई डोंट वी कंसीडर राइबोसोम एन ऑर्गेनेल, उसके ऊपर बात करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सो भाई बात करते हैं उसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। सो एज वी नो कि जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसका फंक्शन है कि आपके पास वो प्रोटीन की पैकेजिंग करता है, इन शॉर्ट आपके पास प्रोटीन को फोल्ड होने में मदद करता है। वो आपके पास दो किस्म का हो सकता है, इट विल बी रफ और इट कैन बी स्मूथ। रफ अगर उसके ऊपर आपके पास राइबोसोम प्रेजेंट हो। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट अ मेम्ब्रेन जो कि इस तरह से आपके पास फोल्ड हुई होती है, लाइक इस तरह से, ठीक है। सो अगर उसके ऊपर राइबोसोम आकर चिपकते हैं, उनको आप लोग रफ कहेंगे, यानी कि उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ ईआर कहेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो उसको आप लोग स्मूथ कहेंगे। अच्छा, अब वाई राइबोसोम्स स्टिक ऑन टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अब कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि जब बन रहे होते हैं वाया दिस राइबोसोम्स, तो उनके ऊपर कुछ इस तरह के अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं उन प्रोटीन्स के ऊपर जो कि बन रहे होते हैं। क्या होते हैं? कंसेंसिस अमाइनो एसिड सीक्वेंस,
कहाँ पर? जो प्रोटीन बन रहा होता है वाया राइबोसोम, अगर उसके ऊपर इस तरह के कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं तो वो जाकर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। ये भी आपके पास फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ही होती है। उससे होता ही है कि जब वो प्रोटीन बन जाते हैं तो वो बनने के साथ ही इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो इसके अंदर चले जाते हैं और इनकी जो फोल्डिंग का प्रोसेस है, ठीक है, वो बाकायदा इन्हीं के अंदर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उनके ऊपर अगर वो कंसेंसस सीक्वेंस नहीं है अमीनो एसिड के तो वो स्टिक नहीं करेंगे। एंड रिमेंबर दैट अगर कोई राइबोसोम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर स्टिक हुआ है तो जब वो ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगी वो वापस से डीअटैच हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन के कंसेंसस सीक्वेंस। मतलब कंसेंसस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड असल में खास किस्म का सीक्वेंस होता है जो कि अट्रैक्ट करवाता है जो आपके पास प्रोटीन बन रहा होता है जिसके अंदर वो कंसेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट है ताकि वो आकर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच कर सके। सो दिस इज द रीजन कि अब आपके पास कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जो कि रफ होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्मूथ होते हैं। अच्छा, अब राइबोसोम को हम लोग ऑर्गेनेल क्यों नहीं कंसिडर करते? याद रखिएगा, हर वो चीज जिसके ऊपर एक फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है, क्या है? फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, उसको आप लोग क्या कंसिडर करते हैं? ऑर्गेनेल। दैट्स वाई कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि राइबोसोम को कंप्लीट ऑर्गेनेल यानी कि सेलुलर ऑर्गेनेल, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल प्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर एग्जांपल गोल्गी apparatus, और इस तरह से जितने भी आपके पास फर्दर ऑर्गेनल्स होते हैं वो ऑर्गेनल्स इसी वजह से हैं बिकॉज दे कंटेन 1 or 2 phospholipid membrane around them, but ribosomes does not contain that, so that's why we don't consider completely। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं, कुछ हैं ऐसे बायोलॉजिस्ट जो कि आपके पास राइबोसोम्स को भी मानते हैं ऑर्गेनल, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि इसको नहीं मानते। सो दैट्स इट विद द राइबोसोम। मैंने यहाँ पर राइबोसोम का जो एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम लोग वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया बिकॉज वो यहाँ पर थोड़ा सा इरेलीवेंट था। मतलब आपको समझ तो आ जाता लेकिन उस तरह से आप को रिलेट नहीं कर पाते जितना अच्छा आप वब करेंगे जो हम लोग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इसके राइबोसोम के कंपार्टमेंट को 3 होते हैं जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल आके टीआरएनए अटैक करता है और कौन सा ऐसा कंपार्टमेंट जो कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज वाली एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। सो वी विल डिस्कस दैट पोर्शन ऑफ राइबोसोम इन दैट पर्टिकुलर ट्रांसलेशन वीडियो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के अंदर। लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने खाली उसको स्ट्रक्चरल उसका इंट्रोडक्शन के लेवल तक हम लोगों ने राइबोसोम को रखा है। सो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। सो दैट्स इट विद द वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।